एक मिनट राकेश जी, मैं मुझे रोकना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूरदर्शन के कार्यक्रम में चुनावी तारीखों से पहले बोल रहे हैं, सीधे सुन लेते हैं। सीएम योगी का सीधे रुख कर लेते हैं। 20 से अब तक कोविड प्रबंधन की बैठक की समीक्षा स्वयं करता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक होगा। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने 2 लहर का सफलतापूर्वक सामना भी किया और बेहतरीन कोरोना प्रबंधन से देश में भी और दुनिया में भी एक सराहना अर्जित की है। और मुझे लगता है कि थर्ड वेव आ चुकी है। थर्ड वेव में घबराने की आवश्यकता नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी से इसका सामना करने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वे अपना वैक्सीन का डोज जरूर ले लें, क्योंकि यह फ्री है, सबके लिए है। 15 वर्ष से ऊपर का हर एक व्यक्ति कोरोना वैक्सीन का डोज ले सकता है। और जो सतर्कता और सावधानी इसके लिए की गई है, जो गाइडलाइन बनाई गई है, उस गाइडलाइन का पालन करते हैं तो कोरोना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाकी हम लोग हैं ना कोरोना से जूझने के लिए। जाहिर सी बात है, लोग सरकार पर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं टकटकी लगा के। लेकिन मैं ये महाराज जी जानना चाहूँगा कि भाई कोरोना की जो सेकंड वेव थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, पूरे देश भर में हुआ। ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से लगातार काम किया, अंतर्राष्ट्रीय अगर मैं पत्रिकाओं की, मैगजीन्स की बात करूं, कई ने बहुत तारीफ की। बड़े बड़े राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है भाई कोरोना में जो है उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार जो उस तरह के नतीजे नहीं दे पाई। क्या कहेंगे आप, जवाब कैसे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। विपक्ष का एक भी नेता, मुझे लगता है उन पार्टियों का नाम लेने से हमारी जवानी खराब होगी। चाहे वह भाई बहन की पार्टी हो, चाहे वह चाचा भतीजे की पार्टी हो, चाहे वह बुआ की पार्टी हो, मुझे लगता है कि इनका कोरोना में किसी का अता पता था? कोई भी था? देखिए, कोरोना कालखंड में तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन पूरे देश को मिल रहा था, या प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाकर के वैक्सीन निर्माता कंपनियों का विजिट कर रहे थे, वैज्ञानिकों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे थे, पूरे देश के अंदर संवाद बना रहे थे, समाज के अलग अलग तबकों का प्रोत्साहित कर रहे थे। या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकारें काम कर रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर मैं देखूं, या तो भारत सरकार का या राज्य सरकार, ये दोनों सरकारें ही काम कर रही थी। अगर राजनीतिक दलों में हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जिसने उस दौरान एक नारा दिया था कि सेवा ही संगठन, यानी सेवा। हम सीएम योगी को आप सुन रहे हैं, कोरोना को लेकर कह रहे हैं कि अगर हम सावधानी और सतर्कता बरतेंगे तो कोरोना को हम रोक लेंगे, संक्रमण फैलने से रोक लेंगे। चुनावी तारीखों से पहले सीएम योगी का ये स्टेटमेंट। सैफ खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस लीडर। सैफ जी, जाहिर सी बात है कि चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ सभी पार्टियों की स्ट्रेटेजी चेंज होगी, आप भी चेंज करेंगे। इस बार कांग्रेस के लिए मुद्दे क्या हैं उत्तर प्रदेश में? प्रदेश ही नहीं, हमारे मुद्दे जो है विकास के हमेशा ही हर स्टेट के ऊपर रहे हैं। मौजूदा हालात, अभी मैं योगी जी की बात सुन रहा था, फिर जुमलेबाजी करने से मुझे लगता है कि कोई भी जो है, खासकर भारतीय जनता पार्टी हटते रही। हमने सेकंड वेव में देखा कि कितनी अच्छी तरीके से तैयारी जो है वो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कर रखी थी, जबकि हमने देखे थे कि ना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है, ना मास्क है, और जिसकी वजह से हमने गंगा का हाल देखा और आंकड़े देखे कि जो है 5 लाख के करीब जो है मौत हुई थी जो है पूरे देश में जो है। और ये खुद जो देन है कोरोना की हमारे देश में, ये भी मैं भारतीय जनता पार्टी को मानता हूँ। 31 जनवरी को जब पहला केस रजिस्टर हुआ था, तब राहुल गांधी जी ने भी कहा था बड़ी आपदा आने वाली है, मगर भारतीय जनता पार्टी को नमस्ते ट्रंप ने भी की और नहीं चाहती थी कि इसको इंटरप्ट किया जाए। 24 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया। 13 मार्च को हेल्थ मिनिस्ट्री ने आके कहा था कि कोविड से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, जानलेवा बीमारी नहीं है। तो ये रही भारतीय जनता पार्टी की हेल्थ को लेके जो है तैयारी। और हमने उत्तर प्रदेश में योगी जी को ये भी सुनते हुए कहा था कि अगर किसी ने ये गलत सूचना फैलाई कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो मैं उसकी जब्त करूंगा।
आज 3:30 बजे का इंतजार हो रहा है विज्ञान भवन में। इलेक्शन कमीशन चुनावी तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। उससे पहले ये चर्चा, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं राकेश त्रिपाठी जी और सैफ खान जी, और साथ ही मेरे सहयोगी विनोद जगदाले भी मौजूद हैं जो गोवा का हमें अपडेट करेंगे। विनोद, चुनावी तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, उससे पहले गोवा में क्या स्थिति है चुनाव को लेकर, वो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। देखिए, गोवा में हमेशा विधानसभा चुनाव दिलचस्प होते हैं। पिछली बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई थी 2017 के चुनाव में। इस बार 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी मैदान में है और हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले कांग्रेस और बीजेपी तो है ही, अब तृणमूल कांग्रेस की भी एंट्री वहां पर हो चुकी है। चुनाव से पहले टीएमसी ने एमजीपी के साथ अपना गठबंधन बना लिया है। कांग्रेस ने गोवा फॉरवर्ड का हाथ थाम लिया है। अब बची है भारतीय जनता पार्टी, वो किसी से गठबंधन फिलहाल नहीं कर रही है, और आम आदमी पार्टी। 40 सीटें हैं गोवा की, 21 जो सीटें हैं वो मैजिक नंबर है। पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने 17 सीटें सबसे ज्यादा जीती थी, 17 सीटों पे विजयी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पे विजयी हुई थी, लेकिन वो अदर्स पार्टी के जो 10 विधायक थे उनसे बात करने में विफल रहे। उतने में भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपनी खेल खेला। नितिन गडकरी वहां के प्रभारी थे उस समय के, और उन्होंने विपक्ष और अन्य पार्टियों को साथ में लेकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। इस बार देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र से है, आपको पता ही होगा, देवेंद्र फडणवीस इस बार गोवा के प्रभारी है, उनके भी दौरे वहां पर शुरू है। इस बार के चुनाव में ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर वहां पर लड़ेगी। आपको पता ही होगा कि पिछले चुनाव में मनोहर पर्रिकर जैसा बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इस बार के चुनाव में वो नहीं है, तो इसका असर तो देखने मिलेगा ही। आपको पता ही होगा कि गोवा के मुख्यमंत्री और वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री है, दोनों के बीच में काफी अनबन भी है, तो ये भी चुनाव में असर डालेगा ही। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस वहां पर जितने हर चुनाव में उतरती है, इस बार कांग्रेस ज्यादा आक्रामक वहां पर नहीं दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस ने अपना पूरा जोर वहां पर लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं और लोक लुभावन वहां पर घोषणा भी कर रहे हैं, लेकिन गोवा की जनता हमेशा ये देखती है कि पिछले 2-3 चुनावों से देखे तो बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है। तो इस बार क्या 21 मैजिक नंबर बीजेपी लाएगी या या कांग्रेस लाएगी या कोई और गठबंधन लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बार के चुनाव में कई विधायकों ने अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर अलग अलग पार्टी का दामन थामा है। मैं बात करूं तो खास करके तृणमूल कांग्रेस में कई पूर्व विधायक वहां पर जा चुके हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है 2-3 चीजों को लेकर है। माइनिंग, ये गोवा का सबसे अहम विषय है। माइनिंग से जो बेकारी वहां पर, बेरोजगारी वहां पर बढ़ रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर है। दूसरी एक चीज यहां पर ये है कि इस बार मनोहर पर्रिकर रही है, तो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी देगी या नहीं, ये भी देखना होगा। जी ठीक है विनोद जगदाले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आम आदमी पार्टी से नील गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन लेते हैं। हमें चुनाव में प्राप्त होगा। तो फर्क दिखता है क्या, क्योंकि बड़ा एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी का चल रहा है, फर्क दिखता है। और मैं देख रहा हूं कि विपक्ष भी अब तो फर्क दिखने की बात करने लगा। सीएम योगी को सुनते हैं। होते थे पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर खोल करके, सिर उठा करके, दंगा करके चलने का तो साहस नहीं कर सकता है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर आतंकवादी जहां मर्जी वहां विस्फोट कर लेते थे। 2017 के बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये फर्क साफ है। 2017 के पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी, वे स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपनी बेटियों को उत्तर प्रदेश में एडमिशन स्कूल और कॉलेजेस में करवाने के बजाय उत्तर प्रदेश के बाहर करवाती थी, अपने दूर के रिश्तेदार के यहां भेजती थी। 2017 के बाद ये परिवर्तन साफ आया है कि उत्तर प्रदेश की बेटी उत्तर प्रदेश के अंदर है। मिशन शक्ति के फेज थर्ड का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इसमें न केवल सुरक्षा को
बल्कि महिला और बेटियों के सम्मान को और उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके जो बृहद अभियान चल रहा है बड़े पैमाने पर। कोई मानता है, आज उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस की बात करूं मैं, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जितनी महिला आरक्षी और महिला पुलिस अधिकारी थी, 2017 में, अब जब 2022 में हम आए हैं तो इनकी संख्या 2017 से बढ़कर के 3 गुना अधिक हो गई है। यानी अतिरिक्त महिलाओं की भर्ती और उन्हें प्रोत्साहन करके पुलिस सेवा में लाया गया। ऐसे ही शिक्षकों की भर्ती में, ऐसे जीवन के क्षेत्र में। दूसरा, रोजगार का सृजन और कैसे स्वावलंबन का कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी, हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग का सारा कार्य। अब वे बेटियां गांव के अंदर किसी बुजुर्ग को, किसी व्यक्ति को अपना पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी इस कार्य को संपन्न करेंगे। हर गांव में हम लोगों ने एक ग्राम सचिवालय का निर्माण कर दिया। यानी आश्चर्य होता था, हम राज्य स्तर पर सचिवालय बनाते थे, जनपद स्तर पर विकास भवन बनाते थे, लेकिन इस विकास के कार्य को जहां इंप्लीमेंट होना है वहां पर उसके लिए कोई भवन नहीं था। उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय का निर्माण हुआ है। ग्राम सचिवालय के साथ एक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी जुड़ी है। ग्राम सचिवालय के साथ एक ग्राम सहायक जुड़ा हुआ है, जो गांव की योजना को बनाने में गांव के ग्राम प्रधान का सहयोग कर रहा है। वह कंप्यूटर के, हर एक ग्राम पंचायत में, ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर लग चुके हैं। हमने ज्यादातर ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ करके तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किया है। गांव के हर व्यक्ति को गांव के अंदर ही सुविधा प्राप्त हो, उसको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लेना हो। गांव के ग्राम प्रधान को कोई विकास कार्य कराना है, एमबी के लिए उसको किसी एक एजेंसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकार ने इम्पैनल्ड कर रखा है। सरकारी संस्थाओं के साथ साथ सरकारी नहीं है, निजी क्षेत्र के भी कुछ आर्किटेक्ट और कुछ सिविल इंजीनियर ऐसे होंगे जो आपको ये सेवाएं प्रदान करेंगे। आप उससे इसकी एमबी कराइए, हम थर्ड पार्टी से उसकी जांच करवाते हैं और एक समय सीमा के अंदर सारी योजना वहां पे इंप्लीमेंट हो जाती है। ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है और उसका लाभ हर एक व्यक्ति को प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। योगी जी, जाहिर सी बात है कि फर्क दिखता है, बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन है। और अभी आपने दंगों की बात की तो हमें याद है कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखाते हैं 500 दंगे उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में हुए। पिछली 12 से 17 के बीच में इतने दंगे हुए थे और 17 से अब तक आप देखेंगे जीरो दंगे हुए हैं। ठीक है, ये फर्क साफ है। बिल्कुल, ये भी फर्क साफ है कि इसमें भी कोई दो राय नहीं। जो आपने कहा, हमें ये भी याद है कि आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए जो है अखिलेश सरकार ने जो है बाकायदा पिटीशन डाल दी थी, लेकिन हाई देखिए उन्होंने पिटीशन डाली नहीं थी। हाँ, उन्होंने मुकदमे वापस लेने के लिए आदेश जारी कर दिया था। हाँ, हाई कोर्ट में एक सज्जन ने अपनी वहां पे PIL डाली और उसके माध्यम से कोर्ट से गुहार की गई, आतंकवादी छूटेंगे तो कहीं कोई फूल तोड़े, पुष्प वर्षा नहीं करने वाले हैं, ये सब फिर बम विस्फोट करेंगे। क्योंकि इसमें 3 जगह तो ये थे, यानी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या, 3 जनपदों में तो कचहरियों पर भी हमले हुए थे। 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पहले हमला होता है। 2007 में काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला होता है। रामपुर में CRPF कैंप पर हमला होता है। अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर भी हमला होता है। आस्था के साथ साथ सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर और न्यायपालिका पर भी हमला हुआ था। उन आतंकवादियों के मुकदमों को अखिलेश सरकार वापस लेने की शरारत कर रही थी, जो तत्कालीन न्यायपालिका ने तत्कालीन समय में उस पर रोक लगाई थी। अन्यथा वे सभी आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो गए होते, क्या स्थिति होती। गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार जो आतंकी थे, उनके भी मुकदमों को सरकार वापस ले रही थी। और मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के हाईकोर्ट को, जिन्होंने उस समय इन मुकदमों को वापस नहीं होने दिया था। अन्यथा क्या नजारा होता। तो पिछली सरकार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी, हमारी सरकार आतंकवादियों से निपटने के लिए
एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सेंटर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर स्थापित करती है। हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अपराधी और किसी भी प्रकार की एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हमारी सरकार निपटती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। पिछली सरकार की संवेदना गांव के विकास के लिए नहीं थी, गरीब के उत्थान के लिए नहीं थी, महिलाओं के कल्याण के लिए नहीं थी, युवाओं के रोजगार के लिए नहीं थी और किसानों की खुशहाली के लिए भी नहीं थी। उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, अब पेशेवर अपराधियों के प्रति थी और मुझे लगता है इसीलिए जनता ने उसको 2017 में सबक सिखाया। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी अपने इस रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति 2022 में फिर करने जा रही है। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा, रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति कैसी होगी, लेकिन कानून टूटता था, ये दिखता था। आज आप कहते हैं कि वो सब चीज़ें नहीं, दंगे नहीं होते, आतंकवादियों को कोई प्रश्रय नहीं मिलता, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि भाई योगी जी अपना ही कानून चलाते हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सुना, देश में कहीं ऐसा नहीं होता कि माफियाओं की जो बिल्डिंग है उन पर बुलडोजर चल जाते हैं अवैध कब्जे हटाने के लिए। किसी ने नहीं देखा कि कुछ लोग दंगे में शामिल होते हैं तो उनके पोस्टर लग जाते हैं लखनऊ में। तो वो ये चीज़ कहीं देश में होती नहीं थी। तो लोग कहते हैं कि योगी जी अपना कानून चलाते हैं। देखिए, मुझे प्रदेश की 25 करोड़ जनता की खुशहाली को ध्यान में रखना है। अगर उसके उत्साह और उसके उमंग के लिए किसी माफिया, पेशेवर माफिया के ऊपर बुलडोजर चलाना आवश्यक है तो वह भी हम चलाएंगे और हमने चलाया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने काम किया है। इसलिए आवश्यक था क्योंकि यही जनता दबी थी, यही जनता की आवाज इन माफियाओं के सामने दबाया जाता था। वह किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी दलित का, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करते थे, विकास की योजनाओं पर डकैती डालते थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।